राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों के कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर को राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपनी सिफारिश को दोहराया। कॉलेजियम ने 10 अगस्त को भी न्यायमूर्ति भटनागर को राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने तथा व्हाट्सएप पर विभिन्न समूह बनाकर हथियारों के अधिग्रहण को बढ़ावा देने के आरोपी लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य इनामुल हक की जमानत याचिका खारिज कर दी। कुकी जोमी के 10 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हिंसा प्रभावित मणिपुर के 5 पहाड़ी जिलों के लिए अलग अलग DGP और मुख्य सचिव पद की मांग की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल राजनिवास सिविल लाइन जाकर उपराज्यपाल से महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुलाकात की। दिल्ली कांग्रेस ने उपराज्यपाल के सामने दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। उन्होंने मणिपुर मामले को लेकर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने चीन को लेकर भी मौजूदा सरकार के रवैये पर निशाना साधा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से 81 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई स्थानों पर मकान ढहने से घायलों को बचाने और मलबे से शव निकालने के लिए अभियान जारी है। भाजपा ने राजस्थान के लिए 2 प्रमुख चुनाव समितियों की घोषणा की। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे इनमें से किसी भी पैनल का हिस्सा नहीं है। इसको लेकर एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है। उत्तर पश्चिम दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 6 दमकल कर्मी घायल हो गए। दमकल अधिकारियों के अनुसार घटना बुधवार रात 10:56 पर हुई और घटनास्थल पर दमकल की 30 गाड़ियों को भेजा गया। पुणे नगर निगम में पारित प्रस्ताव को निलंबित करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कचरा निपटान की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए नागरिक प्रशासन को बावधन में एक नया कचरा पृथक्करण और संक्रमण केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी है। मणिपुर मुद्दे पर सदन में चल रहे हंगामे के बीच दिल्ली विधानसभा से 4 बीजेपी विधायकों को मार्शल ने किया बाहर। इसको लेकर भाजपा केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल नशा मुक्ति बंगाल अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मादक द्रव्यों का दुरुपयोग समाज और देश के लिए चिंता का विषय है। इन व्यसनों के कारण युवा अपने जीवन में सही दिशा नहीं चुन पाते हैं। यह अत्यंत चिंताजनक है और इस मामले में सभी मोर्चों पर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में आध्यात्मिक जागृति, चिकित्सा, सामाजिक एकजुटता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। उन्होंने ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने और उनके समाधान की दिशा में काम करने के लिए ब्रह्म कुमारीज जैसे संगठनों की सराहना की। मुझे आज भारत के को नशा मुक्त बनाने हेतु शुरू किए गए इस कार्यक्रम में भाग लेकर संतोष का अनुभव हो रहा है। मैं नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत माई बेंगल एडिक्शन फ्री बेंगल की विशेष परियोजना शुरू करने के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को मैं सराहना करती हूँ। मैं इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस जी की प्रशंसा करती हूँ। मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्था के आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य को करीब से देखा है। ये संस्था आज एक वैश्विक संगठन का रूप ले चुकी है, जो विश्व के लगभग 140 देशों में जन समस्या के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। आज जिस समस्या को लेकर अभियान की शुरुआत की गई है वो अत्यंत गंभीर है। नशीले पदार्थों का सेवन आज के समय में समाज और देश के लिए चिंता का विषय है। इसके अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी है। देवियों और स्वजनों, हमारे युवा इन व्यसनों के कारण जीवन में सही दिशा का चुनाव नहीं कर पा रहे। ये अत्यंत चिंताजनक है और इस विषय में सभी मोर्चों पर काम करने की आवश्यकता है। ये संतोष की बात है कि ब्रह्मा कुमारी जैसे संस्थाएं ऐसे मुद्दों के बारे में
सजगता और गंभीरता से विचार विमर्श भी करती है और उनके समाधान के लिए बड़ी पैमाने पर कार्य भी कर रही है। यूएन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग 3 करोड़ लोग ड्रग्स के कारण होने वाले डिसऑर्डर्स की शिकार है। हमारे युवाओं में जिस तेजी से नशे के सेवन बढ़ रही है, इस पर चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन ये समय केवल चिंता का नहीं है, बल्कि चिंतन का और समाधान की ओर तेज गति से बढ़ने का समय है। आध्यात्मिक चेतना, चिकित्सा, सामाजिक एकजुटता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा इस शक्ति से सुधार लाया जा सकता है। ड्रग डिमांड में कमी लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के माध्यम से ड्रग एडिक्ट्स की शिक्षा, जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और रिहाब सर्विस प्रोवाइडर्स के क्षमता निर्माण पर काम कर रही है। इसके अंतर्गत भारत के अलग अलग हिस्सों में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। सामाजिक बदलाव के लिए लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना आवश्यक है और इसके लिए आध्यात्म अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है। इस दिशा में ब्रह्मा कुमारी द्वारा चलाया जा रहा है नशा मुक्त भारत अभियान व्यसनों से प्रभावित लोगों को जागरूक करने में सहायक होगा और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देवियों और स्वजनों, मैं सभी युवाओं के मित्रों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपका कोई दोस्त नशे को अपना रहा है तो पता चलते ही उसकी इस आदत के बारे में उनके परिवार को बताएं। देवियों और स्वजनों, आध्यात्मिक सोई हुई चेतना को जगाता है और मनुष्य को सकारात्मक जीवन जीने की कला सिखाता है। आध्यात्म के द्वारा मनुष्य को उसकी आंतरिक शक्तियों का साक्षात्कार होता है और परोपकार जैसे आनंद मिलता है, उसकी अनुभव होती है। इसीलिए इसको जिंदगी में अपनाना चाहिए। आइए हम सभी स्वयं का परिवर्तन करेंगे। जन कल्याण की भावना से के साथ भारत को अधिक सशक्त और स्वस्थ राष्ट्र बनाने के रास्ते पर अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। अंत में फिर एक बार मैं मानव कल्याण हेतु ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा चलाए जा रहे माई बेंगल एडिक्शन फ्री बेंगल अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों और पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन प्रतिज्ञा उज्जवल भारत की सफल हो, ऐसी मेरी कामना है। इस आयोजन में 2 दिनों तक चिंतन मंथन होगा और आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव की रणनीति बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम के बारे में चर्चा की और कहा कि हमारा विश्वास है कि आपने जो वादा किया है वो आगामी चुनाव में पूरा कर दिखाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महिला शक्ति की सहभागिता के बिना देश का विकास अधूरा है। हमें साथ मिलकर आने वाली चुनौतियों का सामना करना है। नेशनल महिला कांग्रेस के ऑफिस बेयरर्स और खास करके जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो महिलाएं आए हैं और जो ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट यहाँ पर पधारे हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि लीडर्स तो दिल्ली में बहुत मिलते हैं, लेकिन ब्लॉक से दिल्ली तक आना और इस कॉन्फ्रेंस में प्रतिज्ञा लेना एक बहुत बड़ी बात है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस द्वारा ये आयोजित इस सम्मेलन में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देश के हर हिस्से में महिला ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षों को आमंत्रित कर प्रतिज्ञा उज्जवल भारत के नाम से जो आयोजन हो रहा है वो सफल हो, ऐसी मेरी कामना है। हमारी महिला शक्ति तालकटोरा स्टेडियम 2 दिनों तक चिंतन मंथन करेगी, एक दूसरे के अनुभव से सीखेंगे, एक दूसरे को जानने समझने का मौका भी आपको मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में आपका क्या योगदान हो, इसकी रणनीति भी यहाँ बनेगी। और मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी नाम से एक प्रोग्राम भी लॉन्च जो हमने अभी किया है, कुछ और मसले एजेंडे में है, ये सब चुनाव में काफी
मददगार होंगे। मैं ऐसा भरोसा करता हूं कि जो वायदे आपने हमको दिया है वो असेंबली इलेक्शन में और आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आप करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। महिला ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी, भूमिका और चुनौती को मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मेरी राजनीतिक यात्रा 1969 में ब्लॉक प्रेसिडेंट के रूप में ही शुरू हो गई। जब गुलबर्गे में इंदिरा गांधी जी पार्टी के 2 हिस्से होने के बाद आए थे, उस वक्त उनके साथ कोई बड़े नेता नहीं थे, सिर्फ छोटे छोटे यंगस्टर्स, युवा हम लोग थे। तब वो सभी यंग लोगों को चांस मिला, तो 69 में मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। फिर उसके बाद 2 साल में ही मुझे एमएलए बनने का मौका मिला, और जब से एमएलए मैं बना आज तक मैं कभी मेरा इलेक्शन खोया नहीं, जीतते आया। अब मेरे को सतत 50 साल तो जीता, लेकिन बीच में थोड़ी अड़चन आई, लेकिन सोनिया गांधी जी ने झट से सिर्फ 6 महीने के अंदर मुझे फिर राज्यसभा में भेजा। मैं बहुत उनका ऋणी हूँ। हालांकि हम कितना भी काम करने दो, लेकिन रिकॉग्नाइज करने वाले नेता हमको जब मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। मुझे जो अध्यक्ष पद मिला वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। मेरा आपसे भी यही एक सूचना है, मुझे क्या मिला। मैं इतने दिन से काम कर रही हूँ, मैं 35 साल हो गया, 30 साल हो गया, मेरा जवानी इसी में गुजर गई, मेरे को कुछ नहीं बना है। ये हम देश के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, अपने आप के लिए नहीं है, ये लोगों के लिए एक सेवा है। गांधी जी को क्या मिला? क्या इस देश के प्रधानमंत्री बने? क्या इस देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने? लेकिन पूरा जीवन वो एक धोती एक पंचा ऊपर डाल के इस देश को आजादी दिलाए, और उन्होंने आज जो आजादी दिलाई उसके वजह से हम ये डेमोक्रेसी में सब कुछ देख रहे हैं। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री। आज प्रदेश के लाखों स्टूडेंट्स को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 81 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के सबसे बड़े महात्मा गांधी सीएम राय स्कूल भवन का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स के खाते में राशि भी भेजी। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 4,50,000 स्टूडेंट्स के खाते में साइकिल खरीदने के लिए राशि जमा की है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत छात्रों को साइकिल खरीदने के लिए राशि का वितरण किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में साइकिल वितरण योजना 2004-05 से संचालित की जा रही है। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि आज सभी बच्चों को फायदा मिल रहा है, अब बच्चे अपने मन की साइकिल चला पाएंगे। मैं पूरे प्रदेश के बच्चों से आज यहाँ बात कर रहा हूँ। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हें पता है मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल कौन सा होता है? मैं तब होता हूँ जब अपने भांजे और भांजियों के बीच में होता हूँ। बच्चे मन के सच्चे होते हैं मेरे बेटा बेटियों, और आज उनके माता पिता भी बैठे हैं। बच्चों के जीवन को अगर ठीक ढंग से बनाती है तो शिक्षा बनाती है। अच्छी शिक्षा बच्चों को बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा सकती है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू की, और हमने उस नई शिक्षा नीति को जमीन पे उतारने में कसर नहीं छोड़ी। मेरे बेटा बेटियों, एक जमाना होता था जब मध्य प्रदेश में स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं थी। जब तुम्हारा मामा पढ़ता था तो मैं एक हाथ में बस्ता लेता था और कांख में फट्टा दबाता था बैठने का, और आम के पेड़ के नीचे हमारा स्कूल लगता था। स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी। हाई स्कूल की बात छोड़ दो, हायर सेकेंडरी स्कूल की बात छोड़ दो, प्राइमरी स्कूल में भी बिल्डिंग नहीं मिलती थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो हमने तय किया कि बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर स्कूल होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। और इसलिए हमने अभियान शुरू किया। पहले प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर मिडिल स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर हाई स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बनाई। लेकिन इतने से हमको चैन नहीं मिला, और बाद में हमने सोचा है सब चीज होनी चाहिए। अच्छा क्लासरूम होना चाहिए, क्लासरूम में स्मार्ट क्लास होनी चाहिए। स्मार्ट क्लास का मतलब है कि दिल्ली बंबई में भी बैठ के बच्चों को कोई पढ़ाए
तो बच्चों को यहाँ ऐसा लगे जैसे क्लासरूम में ही पढ़ा रहा है। इससे जो विद्वान शिक्षक हैं वो हमको ढंग से पढ़ा पाएंगे। गांव-गांव के, केवल भोपाल की बात नहीं कर रहा, गांव-गांव के बच्चों को पढ़ा पाएंगे। स्कूल में अच्छी लाइब्रेरी होना चाहिए। मैं मम्मी पापाओं से कहना चाहता हूँ, बच्चों को, भांजे भांजियों को खेलने भी देना भाई, क्योंकि खेल भी जरूरी है। और इसलिए स्कूल में खेल की सुविधाएं, प्लेग्राउंड, सारी आधुनिकतम व्यवस्थाएं, ये सभी सीएम राज स्कूल में हम करने वाले हैं, ताकि गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। मेरे बेटा बेटियों, इन स्कूलों में पैदल नहीं आना पड़ेगा, बच्चों को लेने बस जाएगी। अगर हमारे मन में लगन हो तो हम सरकारी स्कूलों में पढ़कर भी बड़े से बड़े स्थान पर पहुंच सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन सुविधा चाहिए। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, हमने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी हर तरह की व्यवस्था करने की कोशिश की। जैसे 8वीं तक यूनिफॉर्म की व्यवस्था, जैसे मिड डे मील, जैसे दूसरे गांव। मेरी बेटियों, जब मैं मुख्यमंत्री बना, गांव में दूसरे स्कूल में पढ़ने जाना हो तो माता पिता भेजते ही नहीं थे। दूसरे गांव कैसे पैदल जाएगी? तब मेरे मन में विचार आया कि बिटिया रानी को पैदल नहीं जाने देंगे, साइकिल दे के कहेंगे बेटी साइकिल पे बैठ के जाना। और ये 2006 में शुरू किया हमने कि अगर दूसरे गांव के स्कूल में 5वीं पास करके 6वीं में बेटी को जाना पड़ेगा तो साइकिल देंगे। 8वीं पास करके 9वीं क्लास में, क्योंकि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल हर जगह नहीं होता, तो 9वीं क्लास में जाना है 8वीं पास करके, तो फिर साइकिल देंगे, ताकि बिटिया साइकिल पे आराम से पहुंच जाए। तो साइकिल के लिए आज बच्चों के खाते में मैं डालने वाला हूँ 4,500 रुपया, ताकि मनपसंद साइकिल खरीद लें। आज श्री सिद्ध हनुमान मंदिर चूनाभट्टी कीर्तिनगर में मां अन्नपूर्णा रसोई के नेतृत्व में कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर के जन्मदिन के अवसर पर रमेश पोपली द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने केक काटकर सभी के साथ उत्साह से जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर राजू प्रधान, रमेश पोपली, ब्लॉक अध्यक्ष रंजीत नगर, राजेश चिल्लर सहित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर से बात की। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुने। तो शुक्रिया भगवान का करता हूँ और इन लोगों का जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। आज हमें पता लगा कि भाई साहब यहाँ बबलू सिंह जो है हमारे जिला कांग्रेस करोलबाग सेवा दल के अध्यक्ष हैं और यहाँ पे चूनाभट्टी झुग्गियों में रहते हैं। और एक छोटे से एक वर्कर के पास अपना बर्थडे बनाने के लिए उनका भाई साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो वर्करों को, जो कार्यकर्ताओं को जो प्यार करते हैं, इनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे और बना रहा है। इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भगवान इनकी उम्र दिल चुनी तरक्की करें। पिछले काफ़ी वर्षों से हमारे इस क्षेत्र में भाई साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है और हर साल हर और उल्लास से मनाया जाता है। हम यही दुआ करेंगे भगवान से कि इनकी आयु बहुत लंबी हो, ताकि हम सबके ऊपर इनका आशीर्वाद बना रहे। तो इसीलिए इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भगवान से यही दुआ करते हैं कि इनके लिए दिन दूनी रात चौगनी और इनकी उम्र लंबी करे। यहाँ से साहब इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन आज भी देखिए लोग कितने दीवाने हैं। तो ये इनका काम बोलता है, फैमिलियर होने का वो चीज़ बोलती है। उनके जन्मदिन के लिए हमारी पूरी ताकत है और हम उनके लिए पूरी तन मन धन से हमेशा तत्पर हैं। पहले तो मैं सर को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगी और फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि उस माँ का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जिसने एक ऐसा लाल पैदा किया, जो हमारे जगदीश टाइटलर जी हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए, अपने समाज के लिए और हम लोगों के लिए बहुत कार्य किया। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो आज यहाँ आए और उन्होंने अपना बर्थडे हम लोगों के साथ सेलिब्रेट किया। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने सूबे की 450 अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने की अप्रूवल दे दी है। सीएम ने यह घोषणा करते हुए कहा कि
कॉलोनियों के रास्ते की चौड़ाई में भी सरकार ने छूट दी है। अब कॉलोनियों के अप्रूवल के लिए अधिकतम 6 मीटर के रास्ते होने चाहिए। इसके अलावा कम से कम 3 मीटर यानी 10 फीट के रास्ते वाली कॉलोनियां भी सरकार अप्रूव करेगी। सीएम ने बताया कि 1856 अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने की प्रक्रिया जारी है। बहुत से एरियाज में लोग बाग अनअप्रूव्ड कॉलोनीज में या तो कॉलोनी विकसित हो जाती है, लोग जो डेवलपर्स हैं वो बना लेते हैं, या कुछ लोग उन कॉलोनी को बनने के बाद अपने मकान खरीद लेते हैं। अनअप्रूव्ड कॉलोनीज में मकान खरीदने के बाद कई प्रकार की कठिनाइयाँ, समस्याएं वो जो उपभोक्ता है अर्थात जो जिसने मकान बनाया उसको भी आती हैं। शहर के नाते भी सब लोगों को मिलकर के जब अभ्यास उनका होता तो उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। कुल मिलाकर के डेवलपमेंट जो है अनप्लैन्ड ये किसी भी तरीके से उचित नहीं माना जाता है। फिर भी मैं समझ सकता हूँ आखिर लोगों की मजबूरियाँ। हमने जब शासन में आया तो विचार किया कि इन चीज़ों को कैसे दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए, तो उस क्रम को आगे बढ़ाया। हमारे डिपार्टमेंट चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ है, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग है, इवन गांव के आसपास भी कुछ कॉलोनियाँ बनती हैं तो रूरल डेवलपमेंट को भी कहा है कि रेगुलेटेड कॉलोनीज़ की संख्या बढ़नी चाहिए और जो पहले बन गई हैं उन पर कुछ ना कुछ जो पहले वाली शर्तें हैं उनमें कुछ छूट दे करके उनको अप्रूव करके, ताकि उनके ऊपर एक तलवार इलीगैलिटी का या एनक्रोचमेंट जो होती है उसका वो तलवार न लटके रहे, उनको सुविधा दी जाए। 2014 से 22 तक 685 कॉलोनी हमने नियमित की थी और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई भी किया, हमने रजिस्ट्रेशन कराया। आज कुल मिलाकर दोनों विभागों की ओर से, अर्बन लोकल बॉडीज़ और टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से मिलाकर वो 131 भी उसमें मिला ली गई हैं, तो 450 नई कॉलोनी को अप्रूवल ये दिया जाता है, जिसका सारा फॉर्मेलिटीज़ जो है वो दोनों विभागों ने पूरी कर ली है। ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले हमारी सरकार से पहले 10 साल में जो अनधिकृत कॉलोनियाँ थी वो 874 अप्रूव हुई थी और वो भी अप्रूव हुई। अब ये हमारे कार्यकाल में 1135 नई कॉलोनियाँ अप्रूव हो गई हैं, लेकिन आज भी 1856 कॉलोनियाँ और ऐसी हैं जो या तो अंडर प्रोसेस हैं, जो अप्रूव की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं, वो अभी करने लायक नहीं हैं। उसमें आगे चल कर के देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें से रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि जो छूट है मुख्य रूप से मार्गों की हमने दी है। अभी कॉलोनी की अप्रोच 6 मीटर की होनी चाहिए और इंटरनल रोड्स 3 मीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 3 मीटर एक आवश्यक ऐसी चौड़ाई है जिसमें वहाँ की कोई भी आकस्मिक सेवाएं भी देने के लिए आवश्यक है। मानो आकस्मिक में सबसे ज़्यादा होता है, कहीं आग लगने का भी कई बार ऐसा चांस बनता है, तो कम से कम अग्निशमन जो संयंत्र लेकर के जाने वाली गाड़ी है वो जल्दी से वहाँ पहुँच सके, नुकसान होने से बचाया जा सके। और वैसे भी कोई एक गाड़ी जा रही है, एक आ रही है, दोनों को मिला करके भी कम से कम 3 मीटर का मतलब ये है कि 16 फुट जगह ये आवश्यक है अगर 2 गाड़ियाँ भी आसपास से पार करनी है तो कुल मिलाकर आज 450 कॉलोनियाँ जो हैं अप्रूव की जाती हैं। हमारे यहाँ जिलानुसार भी जो आंकड़े हैं ऐसी, चाहे वो अप्रूव हुई हैं चाहे नहीं हुई हैं, शुरू से लेकर अब तक जो कॉलोनीज़ हैं उसमें अगर मैं टोटल कॉलोनीज़ की बात करता हूँ तो ये 1340 और 966, ये लगभग 2300 कॉलोनीज ऐसी हैं जिनका अप्रूवल या तो हो गया है या होना है। जो बड़े ज़िले हैं, जो 150 से भी ज़्यादा कॉलोनियाँ जहाँ अनअप्रूव्ड थी, जिनमें कुछ हो गई, कुछ और आगे होंगी, उसमें कुछ 5-6 ज़िले हैं जिनका मैं नाम लेता हूँ। फरीदाबाद में ऐसी कॉलोनीज़ की संख्या 188 है, हिसार में 181 है, कुरुक्षेत्र में 169 है, पलवल में 201 है, सोनीपत में 162 है, यमुनानगर में 195 है। ये जब 150 से ऊपर हैं, बाकी 150 से कम भी हैं। तो आगे इसमें और भी विभाग को मैंने कहा है कि इसको जितने भी संभव हैं जल्दी से जल्दी विचार करके उसको किया जाए। मणिपुर मुद्दे पर सदन में चल रहे हंगामे के बीच दिल्ली विधानसभा से 4 बीजेपी विधायकों को मार्शल ने बाहर कर दिया। इसको लेकर भाजपा केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गई है। वहीं इस मुद्दे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, एलओपी रामवीर सिंह विधूड़ी, सांसद प्रवेश वर्मा व रमेश विधूड़ी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, दिल्ली की जनता की समस्याओं के समाधान के विषय में चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्हें विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया।
वहीं इस अवसर पर एलओपी रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी मीडिया को संबोधित किया और कहा कि दिल्ली विधानसभा में सिर्फ दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा होनी चाहिए। संसद में मणिपुर पर चर्चा हो चुकी है। हम लोग लगातार अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, पर जिस तरह का घटनाक्रम आज दिल्ली में हुआ है ये स्तब्ध करने वाला है। दिल्ली विधानसभा का सत्र दिल्ली की समस्याओं को लेकर उस पर चर्चा हो और दिल्ली की समस्याओं का समाधान कैसे निकले इस पर बात हो, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपको दिल्ली की जनता ने दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी, दिल्ली के विषयों में बात करते। हमारे विधायक जब हमें सवाल उठा रहे थे तो उन्होंने उठा के बाहर कर दिया। दिल्ली विधानसभा के सेक्रेटरीट को हमने 4 दिन पहले 12 नोटिस दिए थे। दिल्ली की अनेक समस्याएं हैं। बिजली के नाम पर दिल्ली के लोगों को लूटा जा रहा है। दिल्ली के लोगों को दूषित पानी दिल्ली रेल बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। स्कूल में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी है। दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। जल बोर्ड आज 72,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। जल बोर्ड में सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8.5 सालों में डीटीसी के लिए एक भी सीएनजी की बस खरीद नहीं पाई है और डीटीसी लगभग 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले में खाते में चल रही है। इन सभी घोटालों पर हम चर्चा चाहते थे। सरकार की ओर से कहा गया कि हम मणिपुर पर चर्चा करवाएंगे। हमने विधानसभा के अंदर कहा कि पार्लियामेंट में मणिपुर पर चर्चा हो चुकी है। लाल किले के ऐतिहासिक प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर पर विस्तार से प्रकाश डाला है और समस्त देशवासियों ने प्रधानमंत्री जी के मणिपुर के बारे में क्या विचार है उनको धैर्यपूर्वक तरीके से सुना है। इसलिए दिल्ली विधानसभा में आप दिल्ली से रिलेटेड जो समस्याएं हैं या जो अनेक घोटाले हुए हैं उन पर चर्चा कराइए। मणिपुर जो है वो दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हमारे रूल्स ये कहते हैं कि आप मणिपुर पर चर्चा दिल्ली विधानसभा के अंदर नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। स्पीकर ने हमारे 6 विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाल दिया। उनमें मोहन सिंह बिष्ट जी थे, पंडित प्रकाश शर्मा थे, अभय वर्मा थे, अजय महावर थे, अनिल वाजपेयी जी थे। जब हमारे 6 विधायकों को निकाला गया तो मैंने और श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने उसके विरोध में सदन से वॉकआउट किया और उसके बाद हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय के बाहर बैठकर हमने धरना दिया कि हमें जानकारी दी गई थी कि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो हम अरविंद केजरीवाल जी को एक ज्ञापन भी देना चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी सीधे विधानसभा के अंदर चले गए और विधानसभा के अंदर दिल्ली के लोगों के साथ जितने भी मतलब जो दिल्ली की समस्या है उनके बारे में उन्होंने कोई एक शब्द नहीं बोला। तो अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा को, जिसके ऊपर दिल्ली के टैक्स पेयर्स का सैकड़ों करोड़ रुपया इसलिए खर्च होता है कि दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा होगी और सरकार विपक्ष की ओर से जो मुद्दे उठाएंगे उस पर अपना जवाब देगी। लेकिन अब दिल्ली की समस्याएं विधानसभा में उन पर चर्चा होती नहीं है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। कल भी सदन बुलाया गया है। कल भी हम दिल्ली विधानसभा में स्पीकर को इस बात के लिए इंसिस्ट करेंगे जो दिल्ली की अनेक समस्याएं हैं उन पर विधानसभा के अंदर चर्चा कराई जाए। मैं यही जानकारी आप सभी को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र